Hello guys. Hello guys. इको आ रहा है? Is there any echo? Hello beta, hello. Everything fine today? Audio video is clear for all of you. चल बढ़िया. So I'm good beta, I'm good. Thank you. So in the last lecture guys, we were studying elasticity. In elasticity, I guess हमने stress strain curve पढ़ लिया था and different types of modulus पढ़े थे. So how many types of modulus are there? How many types of modulus? Three types of modulus. Young's modulus, bulk modulus, and third one is shear modulus. Okay. बल्क मॉडुलस को मॉडुलस ऑफ और क्या नाम है बल्क मॉडुलस को? क्या होता है बल्क मॉडुलस? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो मॉडुलस ऑफ shear मॉडुलस को क्या कहते हैं? व्हाट इज shear मॉडुलस? shear मॉडुलस मतलब shear stress upon shear strain. Shear modulus is called as modulus of rigidity also. Okay, very good. What is the reciprocal of bulk modulus? Reciprocal of bulk modulus is compressibility. Okay, good. So हमने इनके बारे में बात की थी लास्ट लेक्चर में. अब आप लोगों को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया गया था स्प्रिंग के बारे में, राइट? स्प्रिंग पढ़ी थी आप लोगों ने. तो आज अपन स्टार्टिंग में क्या करने वाले हैं? अपन कंपेयर करने वाले एक रॉड को स्प्रिंग के साथ. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर अ रॉड विद अ स्प्रिंग. तो हेडिंग विल बी analogy of rod as a spring. Analogy of rod as a spring. रॉड को हम ट्रीट करेंगे स्प्रिंग की तरह. अच्छा एक बात बताओ, आपके पास मान लेते हैं एक रॉड है और इस रॉड को यू आर पुलिंग विद अ फोर्स एफ. लेट्स से इस रॉड को आपने एफ फोर्स से खींच दिया. ओके, तो गाइस हमने यंग्स मॉडुलस डिफाइन किया था प्रीवियस लेक्चर में. जस्ट अ मिनट, चैट ओपन करता हूं, दिख तो नहीं. ओके, सो हमने यंग्स मॉडुलस डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में. याद है? यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ. अगर मैं चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ को इस साइड लेके चला जाता हूं तो इट बिकम्स y into delta L by L is equal to force upon A, and hence my force becomes equals to YA divided by L multiplied by delta L. बराबर? What is delta L? Delta L is an extension. बट अगर मैं इसके बदले स्प्रिंग ले लूं तो इफ आई टेक अ स्प्रिंग इन प्लेस ऑफ इट और मानो कि स्प्रिंग को मैंने खींचा एफ फोर्स से, तो कैन आई राइट एफ इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा एल? क्या मैं स्प्रिंग के फोर्स को माइनस के डेल्टा एल लिख सकता हूँ अगर डेल्टा एल मेरा एक्सटेंशन है तो यहाँ पे अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, इफ वी कंपेयर दिस टू, तो क्या इसको मैं के बोल सकता हूँ? कैन आई से दिस इज अ के? के इज इक्वल टू वाई ए डिवाइडेड बाई एल. बोलो समझा क्या? दिस इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट. क्या बोला जाएगा इसको? दिस इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट. दैट मींस आई कैन कंसीडर a rod as a spring with a spring constant equivalent to YA by L. तो जो भी इक्वेशंस रॉड के वो स्प्रिंग में कन्वर्ट करके मैं इजीली सॉल्व कर लूंगा. समझ में आया सबको? चलो छापो. Yes, it's always possible. Zayan. Let me know once you finish your writing. Yes, डेल्टा एल बोले तो अपन एक्स बोलते हैं ना. स्प्रिंग फोर्स में के एक्स में एक्स होता था, वो एक्स ही डेल्टा एल है. डेल्टा एल बोले तो चेंज इन द लेंथ, राइट?
So x मतलब क्या था? Extension, that is change in the length. Yes, I am going to start wave optics from today only. Probably I'm going to finish it little early, and then I will start wave optics. नो, के नेगेटिव नहीं होता. नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे गाइस? What does this negative implies? Negative implies the direction of force. It's a restoring force. It's, pulling it back like that. Okay, it indicates the direction. वेव ऑप्टिक्स के लिए वेव्स क्लियर चाहिए क्या? यस चाहिए, बट कुछ कुछ कंसेप्ट रिवाइज करवाते हुए आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी. चलो आगे बढ़ेंगे. हो गया सबका? चलो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, उसके लिए मुझे के इक्विवेलेंट निकाल के बताओ. ठीक है, जैसे कि सिचुएशन नंबर 1 मैं आपको दे रहा हूं. फॉर एग्जांपल एक पहला रॉड ऐसा लगा हुआ है. द फर्स्ट रॉड इज लाइक दिस, अनदर रॉड इज कनेक्टेड टू इट लाइक दिस. फॉर दिस रॉड यंग्स मॉडुलस इज y1, इसका लेंथ L1, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1. यंग्स मॉडुलस y2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 एंड लेंथ L2. इस सिस्टम के लिए के इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इक्विवेलेंट फॉर दिस सिस्टम? क्वेश्चन नंबर 1. What is K equivalent for the system? Okay, tell me. First one. ये दोनों स्प्रिंग कैसी लगी हुई है? In the first case, spring are in series or in parallel? Tell me. They are in series. Everybody know that, right? सबको पता है ना ये कि एक स्प्रिंग ऐसी and दूसरी स्प्रिंग डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट, then they are called as in a series. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2. K1 इक्वल्स टू क्या होता है? बाय ए बाय एल. तो y1 a1 बाय l1, दिस वन इज इक्वल टू y2 a2 बाय l2. then do you remember the formula for k equivalent of the series combination? It's k1 k2 upon k1 plus k2. याद है क्या सबको ये फॉर्मूला? याद है ना ये सबको? गुड. सो k1 k2 ये पढ़ते अपन है ना, अर्लियर ही पढ़ लिया होगा आप लोगों ने. सो y1 a1 divided by L1 multiplied by y2 a2 divided by L2 whole divided by y1 a1 by L1 plus y2 a2 by L2. क्या इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है? कैन यू सिंप्लीफाई दिस? ओके, मैं यही छोड़ रहा हूं आंसर. आगे का सिंप्लीफिकेशन यू कैन डू इट. ओके, चलो अब इसको करके बताओ. इसका बेसिक इक्वेशन लिख के बताओ. समझ में आ रहा है सबको? फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Is that clear, guys? Please tell me. Yes, everyone. सेकंड का आंसर भी आया एक बच्चे का. चलो ठीक है, मैं थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा आपको यहाँ पे.
ओके गाइस, जिनका सेकंड हो गया उनके लिए थर्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन वाज वेरी इजी। हम इस अरेंजमेंट को कैसे बना सकते थे? एक स्प्रिंग इधर, दूसरी स्प्रिंग लाइक दिस एंड थर्ड वन इज लाइक दिस, बराबर है क्या? ऐसे बना सकते थे। इसको बोलो K1, इसको बोलो K2 एंड दिस वन इज K3। now you know that K1 equals to Y1 A1 by L1, K2 equals to Y2 A2 by L2 and the K3 is equals to Y3 A3 by L3। ओके, अब K1 और K2 ये दोनों कैसे हो गए? सीरीज में हो गए। ये सीरीज में हुए तो इनका इक्विवेलेंट क्या निकलेगा? K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। अब इसके साथ K3 पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ये पैरेलल होंगे तो डायरेक्टली इसके साथ अपन K3 ऐड करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू योर K इक्विवेलेंट। बोलो समझ में आया? वेरी गुड ऋतुजा, ये सबको समझ में आया? काफी स्टूडेंट्स ने ये कही करेक्ट किया होगा। देखो बेटा, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्रॉस सेक्शन मतलब ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, दिखने में हमें साइड व्यू में ऐसा कुछ दिख रहा है। ओके, ये अलग है, इसका डायमीटर अलग है, इसका डायमीटर अलग है, इसका डायमीटर अलग है, इसका और इसका सेम एंड दोनों तरफ से पुलिंग फोर्स है 25,000 न्यूटन। Length is also given in all the three sections. Young's modulus is also given. Two questions are asked. One is determine the stress in the rod in all the three parts and determine the total extension of the rod. Diameter है, diameter. This is diameter 50 mm, 25 mm, 50 mm is a diameter. Okay, guys. बोलो हो गया क्या थर्ड? थोड़ा कैलकुलेटिव है गाइस, हो सके तो कैलकुलेटर यूज कर लो फॉर नाउ। एग्जाम में नहीं करना, लेकिन अभी हो सके तो कैलकुलेटर यूज करो बिकॉज बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। टोटली डिफरेंट और व्हाट? वेव ऑप्टिक्स टोटली डिफरेंट नहीं ना। जो वेव्स में पढ़ा उसमें स्प्रिंग के बारे में पढ़ा तुमने, साउंड के बारे में पढ़ा, अभी लाइट के बारे में पढ़ना बोले तो वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, कर दे डिस्कस, आसान टॉपिक लगता है, कुछ नहीं है उसमें ज्यादा। ठीक है चलो गाइस, पहला पार्ट सबने निकाल लिया होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि सब लोगों ने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। सबसे पहले लेट से इस वाले में, लेट से इसको नाम देते हैं 1, इसको नाम देते हैं 2, इसको नाम देते हैं 3। तो स्ट्रेस इन 1 is actually equals to stress in 3 which is equals to force that is 25,000 divided by area of cross section that is pi। diameter दिया आपको 50 mm, तो 50 minus 3 pi d square divided by 4।
इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर है ये आपका आंसर है। देख लो आपका इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन सही लिया क्या आपने। सिग्मा 2 की बात करते हैं सेंटर वाले में, द फोर्स इज सेम ओनली 2500,000 divided by pi into d square, that is 25 into 10 power minus 3 whole square divided by 4. That's it. That's how you calculate the stress in all three parts. Is that correct? सब लोग को सही आया? इसका फाइनल वैल्यू आप लोग डिटरमाइन करोगे, मैं यही छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन। ओके, इसके आगे का मैं फर्दर कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। ओके गाइस, मुझे पता है ये सब लोग कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। चलेगा? Is it fine बेटा? Good. चलो, second part is very important here. Just try to calculate the total extension. See, total extension को करने के लिए हमेशा भी स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग को देखो, स्प्रिंग के हिसाब से सोचो। Just think in a spring way. वर्क एनर्जी थ्योरम की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा एकदम। नो 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 नो, कैंसिल आउट नहीं होगा बेटा। हाँ, के इक्विवेलेंट लगेगा। बहुत बढ़िया अजिंक्य, अजिंक्य ने बिल्कुल सही सोचा है, अजिंक्य ने बिल्कुल सही सोचा है। सो वी हैव टू यूज के इक्विवेलेंट कांसेप्ट हियर। सो एफ इक्वल्स टू के एक्स इक्वेशन यूज करके एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो फोर्स को हम के इक्विवेलेंट से डिवाइड करेंगे। बहुत बढ़िया अजिंक्य, बहुत बढ़िया बेटा। सीरीज में आएगा, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोल रहे हो प्रणव बख्शी। इट विल बी इन अ सीरीज, ट्रू। ऑल ऑफ देम आर इन सीरीज। ओके, चलो करो फटाफट करो। हाँ बेटा, आंसर तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास बस क्वेश्चंस पड़े हुए। ठीक है, सो आंसर कैसे निकालना है मैं डिस्कस करता हूँ। इसको मिटा दूं मैं? अश्वत बेटा देख लेना, स्टेप्स देख लेना, आपने अगर वही स्टेप फॉलो किए तो आपका आंसर सही होगा। सबसे पहले तो इट्स वेरी क्लियर दैट आई हैव टू कैलकुलेट द स्प्रिंग का इक्विवेलेंट। ओके, सो दीज आर इन सीरीज, सो आई विल बी यूजिंग 1 by k इक्विवेलेंट इक्वल्स 1 by k1 प्लस 1 by k2 प्लस 1 by k3। k इज इक्वल टू ya डिवाइडेड बाय l है, तो y तो सबके लिए सेम है, a1 by l1 प्लस y a2 डिवाइडेड बाय l2 प्लस y a3 divided by L3. Now from here, see Young's modulus will come common. Okay, पहले वाले का और तीसरे वाले का लेंथ सेम है, उसको अपन ले लेते हैं। कितना? 100 mm है, 100 mm है, सो ये सेम लेंथ है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वाले का लेंथ। फर्स्ट वाले का लेंथ है 100 mm डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, पाई इंटू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 50 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय 4, तो 4 को ऊपर भेज दिया मैंने, प्लस दूसरे वाले का लेंथ इज 200 mm डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी स्क्वायर इज 25 इंटू 10 पावर -3 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय 4। बोलो, यंग्स मॉडुलस आपको पता है, करेक्ट? यहां से आपका क्या निकलने वाला है इस इक्वेशन से? इस पूरी इक्वेशन से कौन सी वैल्यू मिलेगी आपको? यंग्स मॉडुलस आपको गिवन दिया है, तो इस इक्वेशन से आपको के इक्विवेलेंट मिला। मान लू मैं मिल गया आपको के इक्विवेलेंट कुछ, और आगे बढ़ू? बोलो, चलेगा? अब आगे का पार्ट कितना सिंपल है, आगे करना क्या है? वंस यू गॉट अ के इक्विवेलेंट, तुम्हारे दिमाग में एक इक्वेशन हमेशा आती है, स्प्रिंग देखते हो तो माइनस के इंटू एक्स, ये इक्वेशन आती है। नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ के, now you know the value of force. Force is already known to you, so x is equals to mod of force, that is 25,000 divided by whatever the k equivalent you have calculated here. बोलो जयान, is that clear बेटा? concept is clear? okay, कोई मुझे k equivalent की वैल्यू निकाल के बता सकता है? 2 into 10 power 11 से यहाँ डिवाइड करके फिर रेसिप्रोकल लेके, बहुत कैलकुलेटिव है, ठीक है ना? तो अगर कर लिया आपने तो बहुत अच्छी बात है।
समझ में आया? जिसको जिसका नहीं हुआ था क्या उसको चमका कि कैसे करना है, स्प्रिंग कैसे यूज करनी है। इज दैट क्लियर बेटा? जिनका हो चुका है उनके लिए मैं नया क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन को मिटा के। जिनका नहीं हुआ राइटिंग वो लिख सकते हैं। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लिटिल टफ। ओके, आई विल मार्क इट 1 स्टार। यस गाइस, सबसे पहले तो इसको स्ट्रेच करोगे तुम थोड़ा सा, ठीक है? स्ट्रेच करके एक डायग्राम बनाओगे। सीएसए मतलब होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। बट व्हाट इज सीएसए, काफी बच्चे पूछ रहे हैं। सीएसए मतलब होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट यूज करेंगे, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट यूज करेंगे क्या? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, नो आई डोंट थिंक सो।
नहीं लगेगा प्रणव। ओके, और कुछ पूछना है आपको? इट्स अ गुड क्वेश्चन। नीट वालों के लिए हो सकता है थोड़ा टफ पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनसे सॉल्व नहीं होगा। ओके, होना चाहिए। नीट सीईटी आई एम टॉकिंग अबाउट। नो, कांट डू दैट आदित्य। पैरेलल कब होता है जरा सोचो। पैरेलल में एक्सटेंशन सेम होता है क्या? उनमें एक्सटेंशन सेम है आदित्य? फर्स्ट थिंग, फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर कंसिडरिंग देम टू बी पैरेलल स्प्रिंग्स is that is their extension same? If yes, then we can consider them parallel spring. If no, we cannot consider them as three parallel springs. Very simple question you have to ask yourself, whether their extension is same or not. If the tension is same, we can consider them in series. If tension is not same, we cannot consider them in series. Very simple thing. Okay, कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे यहाँ पे। हाँ, थोड़ा बहुत झमेला है, कंपोनेंट का फंडा आएगा शायद। क्या? ओके गाइस, you want me to discuss or you're still trying? You want to try again? Yes, absolutely, you can take that. Swayam, can you repeat the tension and the extension part? If tension is same, you'll be getting a series. Extension same होता है तो parallel springs बोलते हैं, ऐसा बोला मैंने। Angle theta will change with the extension delta L. Yes, obviously, but that will be very small fractional change. Okay, बहुत ही छोटा change होगा तो उसको consider नहीं किया जाएगा। ऋतुजा, what is the angle Q and S? Angle between Q and S क्या? What is the angle? चलो देखो गाइस, इसको डिस्कस कर लेता हूँ। थोड़ा सा अच्छा सवाल है। देखो, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा चलेगा। अगर इसको हमने एक्सटेंड किया, ये इस स्टेट में आ गया, क्या एंगल में कोई ज्यादा फर्क आएगा क्या? will there be any major difference in the angle because extension is obviously very small. Okay, let's say that कि आपका ये एक्सटेंशन क्या है? ये एक्सटेंशन है आपका x। ओके, और इसमें एक्सटेंशन आया आपका y। यहां से परपेंडिकुलर डालो एक, यहां से एक परपेंडिकुलर डालो, डाल सकते हो। ये भी y होगा एक्सटेंशन। बोलो चमका क्या? अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि टेंशन क्या होता है। क्या गाइस ये श्योर हो तुम लोग कि इसको मैंने T1 लिया तो ये भी T1 होना चाहिए? बिकॉज हॉरिजेंटल कंपोनेंट विल गेट कैंसल्ड, दैट इज फॉर श्योर। क्यों? बिकॉज हॉरिजेंटल कैंसिल होने के लिए इनको दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। लेट्स से इसको T2 होना पड़ा, तो क्या मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ T2 प्लस 2T1 का cos थीटा इज इक्वल टू mg ऑफ द मास। वर्टिकल कंपोनेंट T1 का cos थीटा, T1 का cos थीटा एंड T2, that is T2 plus 2T1 cos theta equals to mg. Okay, clear? Now सेकंड इक्वेशन हमें लिखनी पड़ेगी, तब जाके ये सिंप्लीफाई हो पाएगा। सेकंड इक्वेशन है एक्सटेंशन की। जरा अच्छे से देखो, ये x लिया है अपन ने, ये एंगल थीटा है। ओके, तो क्या मैं y को x का cos थीटा लिख सकता हूँ? y इज इक्वल टू x का cos थीटा लिख सकता हूँ। y इज इक्वल टू x का cos थीटा बराबर है y मतलब इस वायर में एक्सटेंशन। और वैसे हमने यंग्स मॉडुलस वी हैव स्टडीड यंग्स मॉडुलस समथिंग लाइक दिस। तो यहां से एक्सटेंशन की जो वैल्यू आती है वो आती है f इंटू एल डिवाइडेड बाई y इंटू ए। ओके, f इंटू एल, तो y अगर बात करें अपन तो इसमें टेंशन है T1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबका सेम है तो a, इसकी एक्चुअल लेंथ है कितनी है एक्चुअल लेंथ कोई बता सकता है? ये अगर a होगा, ये a होगा तो एक्चुअल लेंथ क्या होगी इसकी? पहले जो लेंथ थी ये थीटा एंगल था, तो ये a का सेक थीटा। कितनी थी लेंथ? a का सेक थीटा। बोलो एक्चुअल लेंथ आपको समझ में आ रही है? एक ट्रायंगल में आपके पास ये लेंथ a गिवन है, आपके पास ये एंगल थीटा गिवन है, आपको ये लेंथ निकालनी है। लेट्स से इसको मानते हैं z,
तो इस ट्राइंगल में सेक थीटा क्या हुआ, सेक थीटा हुआ z डिवाइडेड बाय a, तो z इज इक्वल टू a सेक थीटा। बोलो क्लियर। जो ओरिजिनल लेंथ थी उसकी वो a सेक थीटा, जो यहाँ फोर्स के साथ लिखनी है a सेक थीटा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब नीचे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर दिया, यंग मॉडल से डिवाइड कर दिया, ये हो गया इस साइड का कहानी। ऑन द अदर साइड वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x। x बोले तो सेंटर वाले वायर का एक्सटेंशन, उसका टेंशन, उसका ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय उसका एरिया, उसका यंग मॉडल मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। बोल चमका क्या रे, चमका क्या सबको, कोई दिक्कत? I just put the value of extension in the first rod, extension in the second rod. That's it, nothing else. Now ay ने ay को मारा, a y a cancel. T1 is coming out to be T2 का ये sec theta उधर जाएगा, cos square theta बन जाएगा. This is my second equation. Just put it in the first equation. Okay, T1 के बदले आप T2 cos square theta लिखो तो T2 plus 2 T1 के बदले T2 cos, तो ये cos क्यूब थीटा बन गया। देखो कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया ना बाई चांस? सब सही है। T2 की वैल्यू आनी चाहिए mg डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 cos क्यूब थीटा, एंड सिमिलरली T1 की वैल्यू आएगी T2 इंटू cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। बोल चमका क्या? इज दैट क्लियर गाइस? अच्छा था सवाल। y कैसे लिखा? देख भाई, ये रॉड है, इसमें x एक्सटेंशन माना, ये रॉड है, इसमें y एक्सटेंशन माना, और हमारे पास यहां से एक परपेंडिकुलर डालने के बाद एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ जिसमें ये x है, ये y है, और ये एंगल आपको पता है थीटा है। ओके, अंडरस्टूड? cos क्यूब वाला पार्ट से नहीं समझा, cos क्यूब वाला पार्ट, अरे भाई T1 को उठा के जब तू यहां डालेगा, यहाँ ऑलरेडी cos था ना, स्क्वायर और फिर से एक cos, तो cos क्यूब बन गया। आर्यन सॉरी, और कोई, और किसी को कोई बाउंसर गया है कहीं? ए सेक थीटा क्यों लिया? अरे ये बताया ना, इधर पूरा प्रूफ है कि पहले आपको ये लेंथ दिया, आपको ओरिजिनल लेंथ चाहिए, इसका कैसे निकालोगे? ये एंगल आपके पास थीटा गिवन, कोमल इसका पूरा प्रूफ है इधर ओरिजिनल लेंथ के लिए। क्लियर है कोमल? हेड बोलो। अरे इस प्रूफ, इस ट्रायंगल में सेक थीटा लिख, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। एक्स एंड वाई को, वाई का जो ट्रायंगल है वो कैसे 90 डिग्री है। अच्छा देख, सिंपल सी बात है, तो किसी चीज को खींच रही है बेटा, देख ये तेरी ओरिजिनल लेंथ थी यहां तक, है ना? तूने इसको खींचा तो ये ऐसा हो गया, बराबर है। अब तू क्या चाहती है? तू चाहती है कि ये जो लेंथ है, ये जो पहले का लेंथ है, इसको इलिमिनेट करे। तू इसको इलिमिनेट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली कर्व बनाएगी, ऐसे कर्व, राइट? ये कर्व अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलरली जा रहा है, हेड, समझ में आया ना? हम्म, तुझे एक्सटेंशन चाहिए, राइट? तो ओरिजिनल लेंथ घटानी है, तो तूने परपेंडिकुलर बना दिया। y इक्वल टू एक्स, अरे ये ट्रायंगल है, इसमें y इक्वल टू एक्स कॉस थीटा है ना, जो ट्रायंगल बना। आपने एंगल थीटा में मेंशन किया था ना? हाँ एंगल थीटा मैंने लिया है, मैंने अज्यूम किया कि ये थीटा थीटा है, पर वो चेंज नहीं होगा, बहुत ही कम चेंज होगा अगर मैं उसको पुल करूंगा। ओके बेटा, सबको क्लियर है? साहिल, साहिल ही नाम है आपका? हाँ साहिल, वो इस ट्रायंगल से आ रहा है। इक्वेशन 1 कहाँ से आया? जस्ट वंस एक्सप्लेन। अरे फोर्स बैलेंस नहीं आता आप लोगों को? टेंशन के कंपोनेंट mg को बैलेंस कर रहे होंगे, इक्विलिब्रियम। कोमल, क्वेश्चन में थीटा दिया है, पवन, प्रणव, ऐसा ले लो। यस कोमल, दैट्स इट। a sec theta can also be root of a square plus b square. Yep. Yes, you can do that.
ए सेक थीटा को रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल चलेगा। आंसर किसके टर्म्स में वो देख लेना, मेरे को कंसेप्ट सिखाना था, मैंने सिखा दिया, समझा क्या तुम लोग को। y कैसे लिखा बेटा, y मतलब क्या होता है ना, पहले की लेंथ से कितनी लेंथ बढ़ गई, तो ये पहले की लेंथ है, उसको अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर कर दिया, उसके आगे का एक्सटेंशन y है, और एक्सटेंशन को लिखने का फॉर्मूला इधर है। खत्म, कि और कुछ है इसमें? और कुछ है नहीं बेटा, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? एक्चुअली इन एक्सेलरेशन वी ऑलवेज टेक अ कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू a come in theta, but here is actually length and needs to be greater than a, that's why the sec theta seems between. Oh no, see, what is the problem, Rutuja? You have habit of taking this as a, this is theta, and this is a cos theta, if you remember this. But now the triangle says that this is not a, this is a, and this is theta. The situations are different here, and that's why a sec theta component is coming out. See, you don't know the hypotenuse now. If you know the hypotenuse, of course, base and the adjacent, the base and the opposite both will be smaller. But if you know the adjacent sides and you want to calculate the hypotenuse side, obviously that will be greater. Okay, and that's why sec theta is coming. Okay, so anyways, guys, hope it's clear now to all of you. चमका ना सबको, मैं आगे बढ़ रहा हूँ. Sir, we want to take a screenshot. Okay, take a screenshot. Done. Done, beta. Good. थोड़ा लेवल अप था ये क्वेश्चन, नीट वालों के लिए डेफिनेटली, जेई वालों को लेकिन ऐसे सवाल आने चाहिए. ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं. अब समझते हैं बार्स ऑफ कंपोजिट सेक्शन. मतलब मुझे बताओ कि ऐसा कभी हो सकता है क्या कि एक मटेरियल के अंदर दूसरा मटेरियल फील किया हुआ है और आप इसको ऊपर से प्रेस कर रहे हो F4 से, सेंटर वाले का एरिया A1 है और ये जो है एरिया A2 है. बोलो, इज दिस पॉसिबल? आप ऐसा कर सकते हो? ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. ये भी कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, राइट, कि एक मटेरियल के बाहर से दूसरा मटेरियल बना. ओके, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? पहला फोर्स इनटू दूसरा फोर्स, फर्स्ट फोर्स. आई एम लैगिंग, am I lagging? Okay, just wait, don't worry, it will be okay soon. It's good now, it's okay now. Okay, thank you बेटा. चल, तो गाइज हमने पढ़ा था स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा? स्ट्रेस इनटू एरिया. तो कैन आई से stress on the first part into area of the first part plus stress of the second part into area of the second part. This is my first equation. Bolo, is this clear? Force on the first plus force on the second is equal to the total force F. Clear? Now tell me guys, in this particular situation, when you are compressing something, okay, दो composite bar system है तुम्हारे पास, एक बार के बाहर में दूसरा बार बना हुआ है, and you are pressing it from the top, their extension is same or their tension is same. दोनों को कॉम्प्रेस कर रहे हैं ऊपर से, तो दोनों के लिए हमेशा क्या सेम रहेगा? सोच के बताओ. हाँ, गलत. दोनों एक साथ कॉम्प्रेस करेंगे, जरा सोचो. फोर्स दोनों पे डिफरेंट लग रहा है भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो ना, फोर्स डिफरेंट है. क्या चीज सेम होगी? दोनों को कॉम्प्रेस कर रहे, एक साथ नीचे जाना चाहिए. ऐसा होगा क्या कि ये नीचे चला गया और ये? नो, दे आर जॉइंट रॉड्स, सो दैट मींस एक्सटेंशन इज सेम डेफिनेटली. सो कैन आई से एप्सिलॉन ऑफ फर्स्ट सिस्टम इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ सेकंड सिस्टम. अब यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस और सिग्मा और यंग्स मॉडुलस का रेशियो है. सो आई कैन से सिग्मा 1 अपॉन y1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 बाय y2. इज दैट क्लियर? क्या आपको ये समझ में आया? एप्सिलॉन का फॉर्मूला सिग्मा बाय y होता है, बस वही पुट किया अपन ने यहाँ पे. अब मुझे सिग्मा 2 चाहिए. आई वांट सिग्मा 2. सिग्मा 2 वैल्यू विल बी सिग्मा 1 into y2 divided by y1. Just put it in the equation first and you'll get F is equal to sigma 1 into a1.
plus sigma 2 that is sigma 1 into y2 upon y1 multiplied by a2। अब यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? सिग्मा 1 कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है आपको, और यहां से आएगा y1 a1 plus y2 a2 cross multiplying, okay, divided by y1, just cross multiplication, you'll get this. So sigma 1 becomes equals to y1 upon y1 a1 plus y2 a2, ये नीचे आया ये ऊपर गया, मल्टीप्लाइड बाय फोर्स एफ। ओके, अगर मैं फोर्स ऑन रॉड 1 देखना चाहूँ तो फोर्स ऑन रॉड 1 क्या है? सिग्मा 1 मल्टीप्लाइड बाय a1, तो मुझे a1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस चीज को, तो y1 a1 अपॉन y1 a1 प्लस y2 a2 इंटू एफ। बोल चमका क्या? अगर मुझे f2 निकालना है तो डायरेक्टली लिख दूं क्या? f2 डायरेक्टली y2 a2 डिवाइडेड बाय y1 a1 प्लस y2 a2 मल्टीप्लाइड बाय, बोलो चलेगा? Is it fine if we directly write f2 equation comparing this equation? चलो बढ़िया। ओके, एनीवेज इसको मैं और किसी तरीके से सॉल्व कर सकता था क्या? क्या इसको मैं और किसी तरीके से सॉल्व कर सकता था? ये जो मैंने सिंप्लीफिकेशन किया इसको और कोई वे से कर सकता था क्या? सोचो थोड़ा। यस, वी वुड हैव सॉल्व्ड इट यूजिंग के इक्विवेलेंट ऑफ स्प्रिंग। एग्जैक्टली। ये दो स्प्रिंग कैसे लगते हैं? इसमें स्प्रिंग कैसे लगते हैं? दोनों के दोनों एक्सटेंशन सेम है, बोले तो पैरेलल में होते हैं। कैसे होते बेटा? पैरेलल में होते। दिस इज K1 होता, दिस इज K2 होता, और के इक्विवेलेंट सिंपली होता आपका K1 प्लस K2। बोल चमका कि नहीं बेटा? कर सकता था ऐसा भी? बिल्कुल कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं। विल गेट द सेम आंसर, चेक इट, करके देखो खुद से घर पे, सेम आंसर मिलेगा। बराबर, कर लोगे खुद से घर पे ट्राई? कर लोगे घर पे खुद से ट्राई? चलो बढ़िया, चलो इसको छापो पहले। लाइक ये करते समय आप क्या करना, सबसे पहले के इक्विवेलेंट निकालने के बाद x निकाल लेना के इक्विवेलेंट के बाद, और फिर f1 होगा तुम्हारा k1 इंटू एक्स, ऐसे f2 होगा तुम्हारा k2। इधर मैं हिंट दे रहा हूँ कैसे करना है, आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। वेरी गुड हिमांशु। चलो हो गया, डन गाइस। सबका हो गया क्या बेटा?
चलो एक क्वेश्चन करो। मान लो कि आपके पास ये स्टील है, इसके अबाउट आपने ब्रास लगाया, ऐसी असेंबली थी। नाउ यू वांटेड टू रिप्लेस दिस असेंबली। जैसे कि स्टील का जो यंग्स मॉडुलस था वो वाई स्टील था, ब्रास का वाई ब्रास था, वाई बी था। ओके आप इस असेंबली को सिंगल मटेरियल से रिप्लेस करना चाहते हो, यू वांट टू रिप्लेस इट विद सिंगल मटेरियल। रिप्लेस किया, इसका यंग्स मॉडुलस y है, तो आपको पूछा गया कि y कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। या टेल मी कोमल, व्हाट्स योर डाउट? वेटिंग। अरे ऋषिकेश मैंने वो किसी और को काम दिया बेटा, वो that f2 in numerator instead of y2 should be y1, right? f2 in a numerator कहाँ पे बेटा? बराबर तो है ना सब कुछ? प्लीज रिपीट द। बेटा एक सिंगल मटेरियल से रिप्लेस करना है आपको, आयुष ढाके, तो रिप्लेस इट विद सिंगल मटेरियल। व्हाट इज द फाइनल क्वेश्चन? सो व्हाट इज द y फॉर दैट? अगर सिंगल से रिप्लेस करना है तो y क्या होना चाहिए उसका? क्या पूछ रहे हो कोमल? दैट इन f2 इन न्यूमिनेटर इंस्टेड ऑफ y2 इट शुड बी y1। नो, y y1 क्यों आएगा? यहाँ y1 था तो ये रिप्लेस होकर y2 हो जाएगा ना, बदल जाएगा ना बेटा कोमल। एरियाज दिया ना, ए अच्छा एरियाज दो, एस ले लो, इसका ए बी ले लो, चलो मानना है। चलो फटाफट करो। यस आई गेस करेक्ट है, स्वयं ही है, बिल्कुल सही है। सो बेसिकली गाइस इसमें करना क्या आपको, इसका जितना के इक्विवेलेंट है उतना ही के इक्विवेलेंट इसका होना चाहिए।
ये पैरेलल स्प्रिंग्स है, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, ये पैरेलल स्प्रिंग की तरह है। तो इसका के क्या होगा, y इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया अपॉन लेंथ, प्लस इसके लिए होगा यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय एरिया अपॉन लेंथ इक्वल टू, फाइनली आपका यंग्स मॉडुलस सेम है, एरिया आपका वही रहना चाहिए दोनों का, वो चेंज नहीं हो रहा है, बराबर है, लेकिन दोनों जगह पे सेम मटेरियल फिट करना है। अच्छा, वन मोर मिनट आयुष, मैंने लिख लिया इक्वेशन और अब मैं तेरी कमेंट पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये मेन इक्वेशन है, के इक्विवेलेंट को इक्वेट करना है बस, दैट्स इट। अब देखो यहाँ से क्लियरली एल कैंसिल हो रहा है और y का वैल्यू आ जाएगा आपका, ठीक है। सो y का वैल्यू आएगा ys इंटू एस प्लस वाई बी इंटू ए बी डिवाइडेड बाय ए एस प्लस ए बी। यही आया क्या आपका आंसर? स्क्रीन क्लियर नहीं है? यही आया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट लिख लो, आगे बढ़ते हैं। दो डेफिनेशन लिखवाऊंगा मैं अभी, ठीक है। बस वी आर नियर टू द एंड नाउ, एंड की तरफ है, छोटे से कुछ कंसेप्ट बच रहे हैं अपने। डन। चलो अभी दो कंसेप्ट छोटे छोटे लिखने हैं, डेफिनेशन लिखनी है दो कंसेप्ट की। एक तो है इलास्टिक आफ्टर मैथ या इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, एंड दूसरा है इलास्टिक फैटिग। थोड़ा नीचे लिखता है। ओके, एएस और ए ओके चलेगा यश, कोई प्रॉब्लम नहीं। इलास्टिक फैटिग, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट एंड इलास्टिक फैटिग। अब मुझे बताओ, आप किसी चीज को एक्सटेंड कर रहे हो, इसको आपने एक्सटेंड किया, क्या ये तुरंत आ जाएगा, एकदम फास्ट आ जाएगा, कि थोड़ा सा टाइम लगेगा? इट विल टेक टाइम और इट विल कम बैक टू द ओरिजिनल। ओके, तो जो डिले होता है आने में, वापस आने में, उस डिले को अपन इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। और आप कंटिन्यूअसली इसको खींच रहे हो, रिलीज कर रहे हो, खींच रहे हो, रिलीज कर रहे हो, खींच रहे हो, रिलीज कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? फैटिक। फैटिक मतलब उसमें क्या आएगा, उसकी स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, कमजोर हो जाएगा, राइट। बहुत ज्यादा साइकिल्स चलेगी तो उसको इट विल बी वीकन आफ्टर सम टाइम। जैसे कि काफी चीजें रिप्लेस करते हैं अपन, काफी जगह पे इलास्टिक रॉड्स यूज हो रहे हैं, या फिर कोई भी इलास्टिक चीज यूज होती है, तो आफ्टर सम टाइम हम क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं, बिकॉज उसका इलास्टिक फैटिक आ जाता है, मतलब वो वीक हो जाता है ड्यू टू रिपीटेड साइकिल्स। तो ये दो डेफिनेशन है, कहीं पे भी छोटा सा एक मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों डेफिनेशन लिखवा रहे हो, लिख लो अच्छे से। द डिले इन द डिले इन द रिटर्निंग टू ओरिजिनल, द डिले इन रिटर्निंग the delay in returning to original position by an elastic body, by an elastic body, as किताब में जैसे लिखी है एग्जैक्टली वैसे लिखेंगे। आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल लोड, आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल लोड, is called as elastic after effect। ये पहला डेफिनेशन। दूसरा इलास्टिक फैटिग, the loss in the strength of material due to repeated strains on material
is called as elastic fatigue. Is called as elastic fatigue. ओके, चलो लिख लो. कुछ इलास्टिक फैटिग का रियल लाइफ एग्जांपल ब्रिजेस को बोल सकते हैं क्या? आफ्टर सम टाइम लाइक 20 इयर्स 30 इयर्स के गैप के बाद अपन उनको डिक्लेयर करते हैं कि अनसेफ है. रबर बैंड्स या फिर ब्रिजेस, है ना, बोल सकते हैं ना. ब्रिजेस तो बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम. एक्चुअली गाइस ये जो टॉपिक है ना, हम बहुत कम पढ़ रहे हैं यहाँ पे. लाइक हमारे कोर्स में कुछ भी नहीं है इसका. अगर बाई चांस आप केमिकल इंजीनियर बनते हो, सिविल इंजीनियर, मेनली तो सिविल इंजीनियर बनते हो, केमिकल इंजीनियर बनते हो, मैकेनिकल इंजीनियर बनते हो, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा. मटेरियल साइंस के अंडर आएगा ये टॉपिक. बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे इसमें, है ना. कितना ये कितना वो, कैसा कर्व रहता है, डिटेल में उस कर्व की बात, जो स्ट्रेसन कर्व पढ़ा था हमने वही कर्व को और फिर से पढ़ोगे, लेकिन और डिटेल में पढ़ोगे. ठीक है ना. डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट कर्व जो बना हुआ है उसको स्टडी करोगे, क्योंकि आप इंजीनियर बनोगे तो आपको पता होना चाहिए ना ये सब चीजें. ओके. If material is more elastic, श्रिया material elastic. See श्रिया, फैटिगनेस किस पे डिपेंड करती है? See रिपीटेड साइकिल जिस पे पॉसिबल है. See फैटिग, इलास्टिक फैटिग मतलब क्या है? आपने देखा कि लॉस होता है स्ट्रेंथ, ठीक है ना. तो मटेरियल ज्यादा इलास्टिक होगा तो लॉस थोड़ा डिलेड होगा. केमिकल इंजीनियरिंग से क्या रिलेशन है इसका? आर यू टॉकिंग अबाउट दैट? अजिंक्य पवार, केमिकल इंजीनियरिंग एंड केमिस्ट्री में जमीन आसमान का फर्क होता है बेटा. आपको कभी भी, आप इंजीनियरिंग ले रहे हो और कोर इंजीनियरिंग ले रहे हो तो केमिस्ट्री नहीं, ज्यादा फिजिक्स है उसमें. फिजिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे केमिकल इंजीनियरिंग में. ऑल ऑफ इट इज फिजिक्स. although there will be few subjects which will be associated with chemistry, but most of them are physics, like 90% of them are physics. ठीक है. तो गलतफहमी है अगर आपको लगता है कि केमिकल इंजीनियरिंग मतलब केमिस्ट्री होती है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट गाइस. केमिकल इंजीनियरिंग इज हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स. ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं केमिकल इंजीनियर को. जो सिविल वाला पढ़ता है वही केमिकल वाला पढ़ता है. एक दो सब्जेक्ट केमिकल वाले को थोड़े ज्यादा होते हैं, सिविल मैकेनिकल वाले को थोड़े थोड़े सब्जेक्ट में डिफरेंस, थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट डिफरेंस होता है. जैसे जैसे एक एक ईयर आगे बढ़ता है डिफरेंस आने लग जाता है थोड़ा थोड़ा, पर काफी कॉमन सब्जेक्ट होते हैं एंड तक. मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स सबको पढ़ना पड़ेगा. केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, थर्मो सबको पढ़नी पड़ेगी. मटेरियल साइंस सबको पढ़ना पड़ेगा, कॉमन है वो. मॉडर्न फिजिक्स भी होता है, हाँ. इंजीनियरिंग इज नॉट केमिस्ट्री. इंजीनियरिंग यार, इंजीनियरिंग वर्ड का मीनिंग जरा समझो. Unless and until you take MS or BS, that is Bachelor of Studies and Master of Studies in Master of Science in Chemistry, आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है ज्यादा. चलो लिख लिया क्या डेफिनेशन? आगे बढ़ते हैं. सीएससी वाले को तो मस्त है ना. सीएससी तो सबसे बढ़िया ब्रांच है, कोई टेंशन नहीं है, एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं. मैं केमिकल इंजीनियर हूं, मेरा छोड़ दे. अब तुम्हारी बारी है, मेरी बारी हो गई है 10 साल पहले. मैथ्स बहुत डिफिकल्ट होता है. मैथ्स सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है. आई एम फ्रॉम आईआईटी रुड़की. ओके, चलो गाइस आगे बढ़े. लिख लिया सबने? चलो पढ़ते आगे. अब बात करते हैं एक कंसेप्ट की, एनर्जी कंसेप्ट की. कितनी एनर्जी. अच्छा एक बात बताओ, किसी चीज को तुम खींच रहे हो, क्या उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? जैसे थीन फिल्म में अपन ने स्ट्रेच किया था तो वहां पे भी एक पोटेंशियल एनर्जी आई थी. सरफेस टेंशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आई थी, सरफेस एनर्जी आई थी. यहाँ पे भी वैसे ही किसी चीज को तुम यू नो स्ट्रेस दे रहे हो, स्ट्रेन आ रहा है उसमें, तो उसमें एनर्जी स्टोर हो रहा है. And now we are going to talk about that particular concept. तो heading डालना है energy stored in a deformed body.
ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन अ डिफॉर्म्ड बॉडी, जो बॉडी डिफॉर्म्ड हो गई है उसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, कितनी एनर्जी उसमें स्टोर होती है। एक रॉड ले लिया आपने, लेट्स से ये रॉड इस लेंथ पे था, आपने इसको खींचना शुरू किया, किसी लेवल के बाद इस पे एक्सटेंशन आ गया एक्स। कितना एक्सटेंशन आया? एक्स एक्सटेंशन आया। अब आपने इसको थोड़ा और डिस्प्लेस किया, कितने से डिस्प्लेस करोगे बताओ? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, कितना होगा? dx होगा। तो आपको पता है कि वर्क डन जो होता है, मैं लिख सकता हूं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। तो मुझे अगर पोटेंशियल एनर्जी को लिखना है तो सबसे पहले मुझे वर्क डन निकालना पड़ेगा, और वर्क डन अगर निकालना है तो मुझे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो वर्क डन इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ फोर्स विद अ डिस्प्लेसमेंट dx। नाउ फोर्स कैसे लिखा जाता है? यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाय एल। तो फोर्स को कैसे लिखा मैंने? फोर्स को लिखा y इंटू ए इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो बताओ जब मैं यहां आया तो डेल्टा एल कितना है मेरा? जब मैं एक्स पे आया तब डेल्टा एल कितना है? वाई ए ओरिजिनल लेंथ लेट से एल है, व्हाट इज माय डेल्टा एल? जब मैं यहां तक आया मेरा डेल्टा एल कितना है? चेंज इन द लेंथ कितना है? इसमें और इसमें लेंथ में डिफरेंस कितना है? एक्स के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाई dx, इंटीग्रेट करो dx। एक्स की लिमिट, एक्स की लिमिट मतलब एक्सटेंशन की लिमिट, जीरो से शुरू हुआ, टोटल एक्सटेंशन लेट से डेल्टा एल है, लेट से टोटल एक्सटेंशन इज डेल्टा एल। तो मैं जीरो से शुरू हुआ एक्सटेंशन, डेल्टा एल तक चला गया, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाई ए डिवाइडेड बाई एल। एक्स स्क्वायर बाई टू, तो टू को इधर ही लिख दो, एक्स स्क्वायर आएगा, इसको लिखो डेल्टा एल का होल स्क्वायर। होल सम का क्या है? ये वर्क डन है। इज दैट क्लियर? स्प्रिंग के जैसा एग्जैक्टली, स्प्रिंग में डायरेक्टली, अच्छा मैं इसको डायरेक्टली स्प्रिंग मानता, बहुत बढ़िया। हाफ के एक्स स्क्वायर बोलता, राइट? हाफ के एक्स स्क्वायर बोलता, राइट? तो हाफ के की वैल्यू पता है तुम्हें, वाई बाय एल होती है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू डेल्टा एल स्क्वायर। बोल, आया क्या डायरेक्ट? स्प्रिंग मानने से एकदम वन स्टेप में आ गया। देखो स्प्रिंग का फायदा देखो, ये अपन ने डिराइव किया, लेकिन स्प्रिंग भी मान सकते हो बिंदास एकदम। ठीक है, अब बताओ इस एल को मैं इसको नीचे एल से मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर भी एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर? मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय एल, तो इट बिकम्स वाई ए डिवाइडेड बाई टू डेल्टा एल बाय एल का होल स्क्वायर, चलेगा? मल्टीप्लाइड बाय एल, व्हाट इज डेल्टा एल बाय एल? अब इसको डायरेक्टली एनर्जी लिख रहा हूं, व्हाट इज डेल्टा एल बाय एल? स्ट्रेन, वेरी गुड। y बाई टू इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ की क्या होता है? ये वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम को इधर भेज दिया, u डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। u बाय वॉल्यूम क्या होता है भाई? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज एनर्जी डेंसिटी। क्या बोला जाता है इसको? एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू एप्सिलॉन का स्क्वायर। एप्सिलॉन, और मतलब लाइक अगर अपन देखें तो यंग्स मॉडुलस इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन। यंग्स मॉडुलस के बदले सिग्मा बाय एप्सिलॉन लिख दूं तो क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन, में एप्सिलॉन कट जाएगा, हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। अगर मैं एप्सिलॉन को रिप्लेस करूं सिग्मा के टर्म्स में, तो सिग्मा बाय यंग्स मॉडुलस मतलब आ जाएगा हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो टोटल कितने फॉर्मूले आए? इंटर कन्वर्ट करके तीन फॉर्मूलाज आए। ठीक है, ये तीनों के तीनों याद करना, दीज आर एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूलाज। एनर्जी निकालनी है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? इनको किससे मल्टीप्लाई करोगे? इफ यू वांट टू कैलकुलेट एनर्जी देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस फॉर्मूलाज विद वॉल्यूम टू गेट एनर्जी। इज दैट क्लियर? चलो छाप।
श्रिया, व्हाट इज वर्क डन इज चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, बाद में कुछ आया, कहाँ से आया? वर्क डन से आया, तो जितना आया वो वर्क डन के बराबर है। आयुष, विल ट्राई आयुष, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Last few concepts, like last two concepts. Can we also find the time to get the original shape using the spring? Can we also find time to get? Oh no, at this level, no. Yes, but yeah, in JEE, yes, they can ask question like that, but they will give you sufficient data to calculate time. Like paragraph बना सकता है, कुछ information दे सकता है, फिर तरह से time निकलवा सकता है. Yes. Okay guys, मिटा दो ना. हेडिंग डालोगे पॉइजन्स रेशियो. हेडिंग डालो पॉइजन्स रेशियो. पॉइजन्स रेशियो कुछ नहीं, अगर कोई बॉडी को आप खींचोगे, लेट से ये बॉडी था, दिस वाज अ बॉडी, यू ट्राई टू पुल इट. पुल करने के बाद इसका लेंथ जो है वो बढ़ गया और एरिया जो है वो क्या हो गया? डिक्रीज कर गया. लेंथ बढ़ गया और एरिया डिक्रीज कर गया, मतलब इसमें दो दो स्ट्रेन है. एक स्ट्रेन है कि दो स्ट्रेन है? दो. एक तो लॉन्गिट्यूडिनल अलोंग दिस लाइन है, लेंथ चेंज हुआ, और एक इस लाइन पे भी है, इसको कहेंगे लैटरल स्ट्रेन. ठीक है, तो पॉइजन्स रेशियो, इसको भी सिग्मा से डिनोट किया जाता है बाय द वे. ओके, पॉइजन्स रेशियो को भी सिग्मा से डिनोट किया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना. पॉइजन्स रेशियो समटाइम्स डिनोटेड बाय सिग्मा ओनली इज इक्वल्स टू lateral strain upon longitudinal strain. Lateral strain upon longitudinal strain. Okay, lateral strain मतलब change in a radius upon original radius divided by change in the length upon original length. अब आपका लेंथ क्या हुआ? इंक्रीज की डिक्रीज? लेंथ क्या हुआ? योर लेंथ इन दिस पर्टिकुलर केस आई एम टॉकिंग अबाउट इंक्रीज. तो डेल्टा एल बाय एल कैसा है? पॉजिटिव की नेगेटिव? तो ये पॉजिटिव है, तो ये क्या होना चाहिए? डेल्टा आर बाय आर. ये नेगेटिव होगा तो रेशियो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए इसको माइनस नहीं बनाना है, इसलिए यहाँ माइनस लगा देते हैं. ठीक है, डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा एल बाय एल. एक प्रैक्टिकल भी इसका किया जाता है, मतलब आपके लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट होता है, अगर स्कूल चालू हो जाए तो होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है. ठीक है, सो डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा एल बाय एल ये पॉइजन्स रेशियो है. डिफरेंट मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट रहती है. जस्ट राइट इट डाउन, हम इस पे क्वेश्चन करेंगे.
यहाँ पे वी वॉल्यूम है, यस। क्या नाम है आपका? आयुष, यस। चलो ये क्वेश्चन करो, देखते हैं कितना लोग इसको सही कर पाते हैं। रॉन्ग आंसर है 0.01 रेस्ट टू द पावर, नो, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। हेत रॉन्ग आंसर है, प्रणव रॉन्ग है, ऋतुजा रॉन्ग है। देखते हैं कौन कौन सही कर पाता है। परसेंटेज में बताऊं मुझे? 10⁻⁻, अबे नहीं नहीं, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। मैंने डाटा बराबर दिया ना यार, सबके गलत क्यों आ रहे हैं? 10⁻⁴ भी नहीं है। डेल्टा वी बाई वी पूछा है, वॉल्यूम का चेंज अपॉन वॉल्यूम पूछा है भाई। क्वेश्चन देख लो क्या पूछा है, वो चेक करो पहले। करेक्ट आंसर क्या है? वी कैन ट्राई अकॉर्डिंगली है, तो वैसे कैसे? हाँ, 0.08% है बाय द वे। चलो देखते हैं क्या गड़बड़ हो रही है तुम्हारी, देखा जाए। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि सिग्मा इज नथिंग बट माइनस डेल्टा आर बाय आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। तो डेल्टा एल बाय एल को इधर भेज दिया, तो डेल्टा आर बाय आर का वैल्यू हो गया मेरा नेगेटिव ऑफ सिग्मा, दैट इज 0.1 इंटू 0.001। इट्स कमिंग आउट टू बी -10⁻⁻⁴। नाउ माय वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ, एरर में पढ़ा था डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल। ये एरर एनालिसिस का है भाई, अगर इसमें कुछ डाउट है तो टेल मी। दिस इज एरर एनालिसिस, याद है सबको? वॉल्यूम का एरर इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस का एरर प्लस डेल्टा एल बाय एल। किया नहीं है, ओके चलो कोई बात नहीं। मैं बताता हूँ क्या करना है, चलो कोई बात नहीं। अब इसके आगे मत बोलना किया नहीं है, मैं बता रहा हूँ। देखो क्या करने का, दोनों तरफ ले लेने का ln। ln v इक्वल टू क्या हो जाएगा? ln ऑफ पाई आर स्क्वायर एल। ठीक, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ln पाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ ln आर प्लस ln एल? ये तो कर ही सकता हूँ, ये तो आता है ना थोड़ा बहुत लॉगरिथम। ठीक है, ये ln v हुआ। बताओ अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ln क्या होता है? 1/x होता है। किसके रिस्पेक्ट में? v के रिस्पेक्ट में। तो क्या मैं इसको ऐसा लिखूं dv बाई वी इक्वल्स, इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, जीरो। इसका डिफरेंशिएशन dr बाय आर, इसका डेरिवेटिव dl बाय एल। तो ये बेसिकली हुआ डेल्टा v बाई वी इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल। अब बोलोगे क्या नहीं करवाया? कोई भी क्वेश्चन आए एरर का, बस ऐसे जाना है। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ ये सब करो ही मत, झमेला। पावर को सामने रखो, डेल्टा बाय डेल्टा लिखो। बोलो समझ में आया? एरर एनालिसिस हो गया, चलो समझा गया। ठीक है, अब देखो डेल्टा वी बाई वी अगर मुझे देखना है, तो मैं क्या करूंगा? डेल्टा वी बाई वी देखना है तो मैं 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर करूंगा, जो कि मेरा है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ निगेटिव में। और पॉजिटिव में डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू है 10⁻⁻⁴ करना है अगर, तो 10 इंटू 10⁻⁻⁴ है। तो इफेक्टिवली ये हुआ 8 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, सो ये आपका आंसर है। बोलो समझ में आया क्या? Is that clear to all of you? Write it down, then we'll discuss the last concept and that's it. Topic end.
नहीं समझा कैसे सर, डेल्टा वी बाई वी नहीं समझा कैसे लिखा। बेटा क्या होता है पता है क्या, अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन हो y इज इक्वल टू ln ऑफ x, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूं dy बाई dx करूं तो क्या आ जाता है, वो आ जाता है x आ जाता है, ठीक है, सॉरी x बोल रहा हूँ, 1/x आ जाता है, बराबर है। अब इस x को मैं उस तरफ भेज दूं तो क्या हो जाएगा, dy का वैल्यू dx अपॉन x। अब समझा कैसे आया, चल बढ़िया। चलो लास्ट कंसेप्ट फटाफट डिस्कस करते हैं। मिटा रहा हूं बेटा ये, ठीक है। अब देखो लास्ट कंसेप्ट क्या है, वैसे तो ये कंसेप्ट सिलेबस में ऐसे मेंशन नहीं है, रिलेशनशिप बिटवीन मॉडुलस। इसका डेरिवेशन भी बड़ा लेंदी होता है, अपने कोर्स में नहीं है वो, लेकिन तब भी हो सकता है जेई को थोड़ा सा ये आ जाए, है ना, शॉक लग जाए और वो कुछ भी पूछ सकती है कभी भी, इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वैसे तो बहुत रेयर चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पर तब भी मैं बता रहा हूँ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द मॉडुलस। लिखो रिलेशनशिप बिटवीन, ये फॉर्मूले मुझे भी जिंदगी में कभी याद नहीं रहे, कोशिश करना याद रहे तो अच्छी बात है, मुझे तो नहीं रह सकते। रिलेशनशिप, रिलेशंस बिटवीन, इवन ड्यूरिंग माय टाइम आई डिडंट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बट आई एम नॉट, ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ये फॉर्मूलाज याद करना, कितने फॉर्मूला याद करेंगे, जिनको यूज करते हैं उनको याद करना आसान होता है, जिनको यूज ही नहीं करोगे उनको याद करना बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है, ठीक है। तो ये इन सारे मॉडुलस में रिलेशनशिप है, शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस एंड सिग्मा स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस। तो ये जो रिलेशन है, पहला रिलेशन है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बल्क मॉडुलस 1 माइनस सिग्मा। सेकंड रिलेशन, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ शेयर मॉडुलस 1 प्लस सिग्मा। थर्ड रिलेशनशिप, sigma is equal to 3 times of bulk modulus minus 2 times of shear modulus divided by 2 times of shear modulus plus 6 times of bulk modulus। बोलो याद रहेगा क्या? रहेगा क्या? 9 by Young's modulus is equal to 1 by bulk modulus plus 3 by shear modulus। नहीं नहीं नहीं, कोशिश भी मत करना, मैं बता रहा हूँ बस आपको, कोशिश भी मत करना। क्या है, इससे क्वेश्चन आने का 0.0000001% चांस है, और उसके लिए इतना नो, इससे अच्छा तो टाइम इन्वेस्ट करो अच्छी चीजों पे, जहां से कंफर्म तुम्हें पैसे बोल रहा हूँ, जहां से कंफर्म तुम्हें मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, नो नो सिग्मा स्ट्रेस, स्ट्रेस स्ट्रेस, एक मिनट भी भूल गया, सिग्मा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, yes yes, sorry guys, sigma poisons ratio, sorry, my bad, it's a poisons ratio only, okay। देखो अगर ये बाई चांस सी, मैंने ये लिखवाया क्यों, बिकॉज इसके पूछने के चांसेस है, ऐसा नहीं है जीरो, जीरो चांसेस है, पर ये रिलेशनशिप पूछ भी सकता है। देखो आजकल हो क्या रहा है, देखो समझो, हमारे टाइम पे ये नहीं होता था, ये सब चीजें पूछता नहीं था। 10 years बैक गौरव सर हमारे टाइम पे ये सारी चीजें, बकवास चीजें नहीं पूछता था, अच्छे सवाल बनते थे। आजकल क्या हो गया, 10-10, 15-15, एक साल में कितने तो भी अटेम्प्ट आ रहे, इतने सारे क्वेश्चन कहां से लाएंगे, वो लोग कुछ भी पूछ लेते थे, कुछ भी पूछते रहते लिटरली। मतलब आप पेपर देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको लगे ये क्यों पूछा, ठीक है ना। सो इतने सारे अटेम्प्ट हो रहे तो कितने क्वेश्चंस बनाएगा ना, जेई मेंस में मैं बता रहा हूँ, एडवांस में तो अच्छा ही क्वेश्चन बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे,
ठीक है, पर जेई मेंस में इतने पेपर्स हो रहे हैं ना कि कुछ भी आ रहा है। आया है ऋतुजा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना, आया है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है नहीं आया है, इस पे क्वेश्चन आया है लेकिन बहुत रेयर चांस। ठीक है, कोई बच्चा अभी कमेंट किया है कि इसी साल ना एक किसी अटेम्प्ट में पूछ लिया गलती से, उसने गलती से नहीं, उसने पूछ लिया इस साल ही किसी अटेम्प्ट में उसने पूछ लिया बोले, someone was saying just now. Okay, so अब अपने पास इतना तो टाइम है नहीं कि अपन ये कर ले, क्या बोलते हैं, नया टॉपिक चालू करें। इससे अच्छा अपन ऐसा करते हैं, एक आध बढ़िया सा सवाल देखते हैं इसका और कर लेते हैं। अपने पास एक सवाल के लिए तो टाइम है, तो एक आध सवाल मैं करवा देता हूँ आप लोगों को, या फिर होमवर्क दे देता हूँ एडवांस वालों को कुछ। नीट वाले स्टूडेंट्स तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ये लिख लिया सबने? एक सवाल नीट के लिए, एक सवाल एडवांस के लिए। नीट वालों के लिए सवाल है, नीट एंड सीईटी, ओके आई ऑलरेडी टोल्ड यू, नीट बोल रहा हूँ तो सीईटी उसमें ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 1, द compressibility of the water, compressibility, okay, of the water is 4 into 10 to the power minus 5. The decrease of the volume, okay, वॉल्यूम दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, डिक्रीज कितना हुआ ये पूछा है, और प्रेशर दिया है आपको 100 atm। ओके, एडवांस वाले होमवर्क रहेगा, एडवांस वालों। कौन सा दे क्वेश्चन है इनको? वैसे अपन एडवांस के लिए अलग से जब पढ़ेंगे तब अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस पे, ठीक है। सो अभी के लिए तो अपन ने बेसिक पढ़ा है, होमवर्क कर लेना, बेसिक पढ़ लिया है, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे अपन, ठीक है। अब कब मुझे लगता है इट इज बेटर कि है तो अपन पहले सिलेबस कंप्लीट कर दे। सर ने कहा है मुझे वे ऑप्टिक्स और मॉडर्न ले लेना, तो वे ऑप्टिक्स और मॉडर्न के बाद उन्होंने कहा कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैं बाकी पार्ट करने वाला हूँ। सो बेसिकली उसके बाद लाइक सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा अपना, तो अपन कर सकते हैं वो डिस्कशन, नहीं तब तक अपन ये बेसिक तो पढ़ ले। रिंग ऑफ रेडियस आर मेड अप ऑफ वायर ऑफ डेंसिटी रो, डेंसिटी वायर का रो दिया है, ठीक है। रोटेटेड अबाउट एक्सिस, रोटेट किया है इसको एक्सिस के अबाउट। डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिंग एट व्हिच द रिंग ब्रेक्स, ओमेगा एट व्हिच रिंग ब्रेक्स। एडवांस वालों के लिए क्वेश्चन है, नीट वालों प्लीज मत लिखना है क्वेश्चन। ओके, टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू, स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू क्या दिया है? कुछ नहीं, बोला है कि सिग्मा बाय रो का वैल्यू 4 है और रेडियस 1 है। क्वेश्चन समझ गए? क्यों प्रणव, मत पढ़ाओ क्या? नहीं पढ़ाओ? पढ़ाओ ना, चलो ठीक है। ओके ओके गाइस, होप कि आज का पूरा इलास्टिसिटी टॉपिक प्रैक्टिस करो इस पे, है ना, प्रैक्टिस करो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस। आसान टॉपिक है, इसमें कुछ है नहीं। तो अगले टॉपिक वेव ऑप्टिक्स है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है लेकिन बहुत ही क्रिटिकल, एडवांस वाले के लिए तो बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे फ्रेम हो सकते हैं, लेकिन मेंस लेवल और सीईटी लेवल पे बहुत इजी टॉपिक मानता हूं मैं। टॉपिक वैसे एडवांस के लिए भी इजी है लेकिन अप्रोक्सीमेशन लगते हैं। तो अगले लेक्चर में अपन वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे गाइस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।